के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो इसमें हम जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया का जो ग्रोथ कर्व है उसको एनालाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में है कि जो रोटेटिंग डेनोटेशन इंजन्स हैं तो वो एक तरीके से नए जो इंजन रिप्लेसमेंट के तौर पे देख सकते हैं, एक इम्प्रूवमेंट है, तो उसको भी एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में वाई इज इंडिया फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बाई क्रिटिकल मिनरल्स एसेट अब्रोड एक्सपांड फुटप्रिंट्स। तो बेसिकली इंडिया के जो क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग अब्रोड पॉलिसी है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में जो सेंट्रल स्टेट के बीच में एक टसल देखने को मिल रही है ओवर माइंस एंड मिनरल्स बिल, तो उसके रिगार्डिंग एक एनालिसिस प्रेजेंट है। और फाइनली हम देखेंगे कि भाई बहुत सारे जो और चार मतलब और मोर देन 4000 केस आर पेंडिंग अगेंस्ट एमपी एमएलए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो है इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मोसी ने रिसेंटली डेटा प्रेजेंट किया है तो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है कि इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो ग्रो करें डिस्पाइट जो वेस्ट एशिया में टर्मोइल देखने को मिला है उसके बाद भी। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 45 बिलियन के हो गए हैं और जो पिछले साल जो जुलाई के एक्सपोर्ट है उससे 20% हायर है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ गया है। पहले 28 बिलियन डॉलर का था, अब 32 बिलियन डॉलर का हो गया है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट से ज़्यादा फास्ट ग्रो हुए हैं। अब देखो ये जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये मोस्टली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है उसमें देखने को मिली है। और ये क्या हुआ है जब उसमें भी इसलिए क्योंकि इसराइल के अटैक के बाद क्या हो गया था, जो प्राइस राइज हो गए, तो इसलिए सेम अमाउंट पे भी हमें जो एक्सपोर्ट का नंबर है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में इंडिया में अगर हम देखें तो भाई लगभग पिछले साल के मुकाबले जुलाई 2026 में 7 बिलियन से ज़्यादा जो डॉलर है इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो इसमें जो मेजर इंक्रीज़ है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उनमें देखने को मिला है। तो और जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने हैं, लगभग 40 मतलब 30 बिलियन डॉलर हो गए। पिछले साल 21 बिलियन डॉलर थे। इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं वो अभी 46 बिलियन डॉलर हो गए और लास्ट टाइम थे 40 बिलियन डॉलर। तो ये दिखा रहा है कि भाई सेम पीरियड में मतलब जो कुछ प्रोडक्ट गुड्स हैं मोस्टली वो अच्छा खासा ग्रो करें। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग गुड और फार्मास्यूटिकल है वो लगभग अनचेंज्ड रहे हैं। और इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट है वो यूएस है। डिस्पाइट हमने देखा है टैरिफ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लगभग 20% जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया वो यूएस को जा रहे हैं। यूएई का शेयर बिल्कुल वेस्ट एशिया में टर्मोइल था तो ऐसे में कम हुआ है 6.5%। और सिंगापुर और जो चाइना है उसका शेयर अभी बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम जो देखें कि बाई डेस्टिनेशन किन जगहों पे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, तो साउथ अफ्रीका हो गया, तंजानिया हो गया, श्रीलंका, मलेशिया, केन्या। तो यानी अफ्रीका और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े हैं। लेकिन इसमें जो मोस्टली एक्सपोर्ट्स हैं वो रिफाइंड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं वो रहे हैं। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल कोई जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिख रहा है। अब देखो ऐसे में कोई अभी देखा जा रहा है कोई नई स्कीम तो लॉन्च हुई नहीं, ये तो बस केवल डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो कोई ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो धीरे धीरे ईज हो रहा है। तो ऐसे में दिखेगा कि इसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या इंडिया के जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन उसके रिगार्डिंग हमने कुछ अचीव किया है कि नहीं। लेकिन जो नॉन पेट्रोलियम ग्रोथ है इन एक्सपोर्ट वो देखा जा रहा है कि वियतनाम और जो ताइवान इनमें कुछ हुई है। तो ये एक तरीके से जेन्युइन सिग्नल है कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ काम कर रहे हैं। तो देखो ओवरऑल जो इंडिया की 20% के आसपास एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो बिल्कुल एनकरेजिंग है, लेकिन फिर भी नैरो बेस्ड है, क्योंकि मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही एक्सपोर्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन है वो नीड ऑफ द हार है। अब देखो जो नेक्स्ट न्यूज़ है
वो है कि जो एक इंडिया बेस्ड स्टार्टअप ही है, इंडिया का मतलब ओन स्टार्टअप है कि डी प्रो प्लस। इसने क्या किया है, रिसेंटली अनाउंस अनाउंस किया है कि इन्होंने रोटेटिंग डिनोटेशन इंजन RDE इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। कहाँ पर? DRDO फैसिलिटी इन हैदराबाद। तो ये जो RDE इंजन है, इनके बारे में खास बात क्या है कि एक तो ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल रॉकेट कंबस्टर है उनसे। तो ऐसे में इनका जो यूज़ है वो बिल्कुल हाईली रेलेवेंट होगा जो सैटेलाइट लॉन्चेज में या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उनके लॉन्च में। अब देखो जो RD इंजन है अभी वो सारे क्या हैं, मतलब R&D तक ही है, कोई भी रियल वर्ल्ड मॉडल अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है या फिर ना ही मिलिट्री के लिए अवेलेबल है। तो अभी क्या हुआ है कि अगर हम फिजिक्स या जो R&D में इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग ये 10 से 25% तक मोर एफिशिएंट रह सकता है देन कन्वेंशनल जो कंबस्टर उनसे। और साथ में देखा जाए तो एक डीफ्लैग्रेशन वर्सेस जो अभी नए आ रहे हैं डिटोनेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो जो रेगुलर इंजन होता है वो लगभग सबसोनिक डीफ्लैग्रेशन इस पे काम करता है, और जो डेटोनेशन है ये साउंड से भी ज़्यादा यानी सुपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं। तो उससे एक शॉक वेव क्रिएट होती है, उससे बेसिकली क्या होगा, एकदम से कंप्रेस होगा और जो मिक्सर है वो इग्नाइट हो जाएगा, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी और फाइनली इसकी वजह से क्या होगा, मोर एफिशिएंट होते हैं। अगर इनकी कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर 2000 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड चाहिए, ऐसे स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। तो ये देखा जा रहा है कि इसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट है। यहीं पे दो वर्ड और आते हैं कि एक पल्स डिटोनेशन इंजन और जो रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन। तो पल्स वाले में क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब यूज़ करते हैं, और रोटेटिंग में क्या एक एनुलर चैम्बर होता है जहाँ कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो छोटे छोटे डिज़ाइन चेंजेस की वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, 1960 से ये कॉन्सेप्ट है। और जो जैसे GE हो गई, स्पेस वर्क हो गई, एस्ट्रोबोटिक्स हो गई, तो ये सब जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। और इंडिया में भी DRDO बैक्ड डेमोन्स्ट्रेशन है वो काफ़ी जगह देखे जा रहे हैं, और ऐसे में जो प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है वो इनकरेजिंग है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, रॉकेट्स और जो स्पेसक्राफ्ट थ्रस्टर्स इनमें काफ़ी हाई है। तो ये जो डिटोनेशन propulsion है ये एक्चुअल में जो नेक्स्ट मेजर लीप हो सकते हैं इन इंजन एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो आउटसाइड या बाहर अब्रोड क्यों जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो एक्वायर कर नहीं कर पा रहा है। तो देखो इंडिया क्रिटिकल मिनरल एसेट ओवरसीज एक्वायर करने के लिए फिर ये जो कुछ हर्डल फेस कर रहा है, जैसे हाई एसेट वैल्यूएशन, जो मिनरल प्राइस है वो भी काफ़ी वोलेटाइल है, कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, कई बार सोशियो पॉलिटिकल रिस्क, ये इन सब की वजह से काफ़ी इशू हो रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया था, काबिल विदेश करके एक कंपनी बनाई थी जो जॉइंट वेंचर था इन 2019, जिसमें नाल्को, HCL और जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन सब को मतलब इन सब से मिलके ये कंपनी बनी थी। और इसमें मैंडेट किया गया था कि जो आउटसाइड है वहाँ पे आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लोर करो और एक्वायर करो जो भी क्रिटिकल मिनरल एसेट्स हैं उनको। तो अब देखो इंडिया को अर्जेंटीना में हालांकि कुछ सक्सेस मिली है, लेकिन इसके अलावा काबिल को मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, माली, चिले, यहाँ पे कोई मेजर सक्सेस नहीं मिली। तो इवन ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था कि इनिशियली लिथियम प्रोजेक्ट इनको मिला था, लेकिन वो बाद में जो पोस्को है उसको चला गया। ऐसे ही जो चिले है वहाँ पे भी इनिशियल इनको ऑर्डर मिलने की बात थी, लेकिन वहाँ भी पर भी ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से फाइनली जो काबिल को प्रोजेक्ट मिलना था वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो इनकी सक्सेस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जितना इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था। तो ऐसे में अब ये काबिल क्या कर रहा है, एक जॉइंट बिड की स्ट्रेटजी अपना रहा है, जहां वो अदर PSU हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OVL, इनके साथ मिलके जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको पूल करके फ्यूचर एक्विजिशन की तरफ जा रहा है। तो एक तरीके से अब क्या कर रहे हैं, जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसमें सर्टेन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो इंडिया की काबिल विदेश है उसके रिगार्डिंग जो गैप्स हैं कि फाइनेंशियल कैपेसिटी, डोमेस्टिक वैल्यू चेन रेडीनेस या रिस्क एपेटाइट, ये एक्सपोज हुए हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं
लाइक पोस्को। तो ऐसे में बिल्कुल इंडिया को जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको री इवेलुएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026। ये लाया गया था, तो पार्लियामेंट में पास तो हो गया है, लेकिन अभी जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में एक टसल देखने को मिल रही है कि जो मिनरल रिसोर्सेज और जो उससे आने वाला रेवेन्यू है उसके ऊपर टैक्सेशन कौन लगाएगा। अब देखो ये इसके जो बैकग्राउंड है वहाँ पे देखा जा रहा है कि जो जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें बोला था कि जो 1989 में रूलिंग दी गई थी इन इंडिया सीमेंट लिमिटेड केस, तो उसमें जो स्टेट का पावर टू टैक्स मिनरल्स उसको अपहेल्ड किया है कि अभी जो स्टेट्स हैं वो जो मिनरल राइट्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, साथ ही जो मिनरल बियरिंग लैंड है उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बोला था। लेकिन जो नया बिल है उसने स्टेट्स की जो ये पावर है इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और बोला है कि कोई स्पेसिफिक लेवीज नहीं लगा सकता जो भी मतलब मिनरल बियरिंग लैंड है उसके ऊपर। तो अब ऐसे में जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, स्पेशली झारखंड के सीएम, उन्होंने बोला है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि इससे तो स्टेट्स के रेवेन्यू पे काफ़ी फ़र्क आएगा। ऐसे ही केरला के सीएम है, उन्होंने बोला है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। अब इन सब में सेंटर की क्या पोजीशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई अगर स्टेट लेवल पे लेवी लगाने लग गए तो इससे जो की मिनरल्स है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। अभी जो आउटस्टैंडिंग जो मिनरल सेक्टर के ड्यूज़ हैं वो ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के आसपास हैं, और अगर माई मिनरल बियरिंग लैंड के ऊपर और टैक्स लगा दिए जाएंगे तो इससे एडिशनल बर्डन और क्रिएट होगा। और देखो जो झारखंड है वहाँ पर जो माइनिंग रेवेन्यू है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का लगभग 85% है। तो वो दिखाता है कि अगर एडिशनल लैंड सेस और लगा दिया जाएगा तो वो और 11,000 करोड़ एनुअली इतना स्टेट्स को जाएगा जो एडिशनल बर्डन क्रिएट करेगा। ऐसे में एक माइन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने बोला है कि लगभग जो 14 लेवीज हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हम एक कैप कर देंगे कि भाई कंबाइंड बर्डन है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन ये सब होगा स्टेट से कंसल्टेशन करने के बाद ही। तो अब सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हमें एक बैलेंस्ड कंसल्टेटिव लेवी कैपिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है, जिससे हम जो एक्सेस लोकल लेवीज हैं उनको भी मतलब चेक कर सकें, एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर कर सकें कि भाई जो स्टेट के रेवेन्यू है वो बिल्कुल होलो ना हो जाए, वो बिल्कुल खाली ना हो जाए, उनको भी बेनिफिट मिलने चाहिए। देखो रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और उसमें बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग और सिटिंग एमपी एमएलएज हैं उनके खिलाफ लगभग 4,192 मतलब 4,200 के आसपास क्रिमिनल केस पेंडिंग है, और उनमें से 519 केस तो ऐसे हैं जो एक डिकेड से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो ऐसे में उनको फास्ट जो एक्सपीडियस डिस्पोजल है उसकी रिक्वेस्ट करी गई है। तो देखो इसके अलावा अगर हम 5 से 10 साल के केस देखें तो लगभग 700 केस के आसपास हैं, और स्टेट वाइज अगर हम केस देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1,000 से भी ज़्यादा केस हैं, उसके बाद केरला बिहार का नंबर आता है। इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट देखें तो तेलंगाना के सीएम हैं AR रेड्डी, उनके खिलाफ लगभग 90 केस हैं। ऐसे ही जो सुवेंदु अधिकारी है वेस्ट बंगाल के सीएम, उनके खिलाफ 29 केस हैं, और उसके बाद आते हैं कर्नाटका के सीएम। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ये डेटा हमेशा ही 4,000 से ऊपर ही रहा है मोस्टली, और इसके रीज़न क्या क्या है कि भाई ऑलरेडी जो जुडिशियरी है वो रेगुलर वर्क है उससे बर्डनड है, बहुत बार रिपीटेड एडजमेंट देखे जाते हैं, कई बार जो अक्यूज्ड है वो अपीयर नहीं होता या विटनेस डिले हो जाते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो जुडिशियरी का बर्डन है उसकी वजह से भी ये केस पेंडिंग है। तो देखो इसके लिए क्या कभी कुछ किया नहीं गया, तो बिल्कुल किया गया। 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि 12 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं 10 स्टेट और यूटीज में, ताकि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके अगेंस्ट जो केस है उसका स्पीडी ट्रायल किया जा सके। फिर दिसंबर 2018 में बोला गया कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेशन कोर्ट और जो मजिस्ट्रियल कोर्ट है उनको प्रायोरिटी पे ऐसे केस को हैंडल करना चाहिए। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स हैं उनको सो मोटो बेसिस पे ये जो केस है उनको लेना चाहिए,
और फटाफट इनको सॉल्व करना चाहिए। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टिल रिजल्ट उतने बेटर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो रिसेंट अमिकस क्यूरी की न्यू रिकमेंडेशंस हैं, उनसे क्या होगा कि फटाफट एक तरीके से कॉन्क्रीट और टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको इंश्योर किया जाएगा। और ये बिल्कुल वाइटल है, जिससे जो प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ और जो पब्लिक ट्रस्ट है इन जुडिशियल सिस्टम वो बना रहे। तो आज के लिए आर्टिकल में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।